तो यहाँ पे अगर रफ है, इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका होता है रफ सरफेस से, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका किससे होगा? स्मूथ सरफेस से होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है समझ में आ गया? अगर रिफ्लेक्टेड रे, दो इंसिडेंट रे हैं जो पैरेलल हैं, अगर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल रहें, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल रहें, तो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, आपका सरफेस कैसा है? स्मूथ है। और अगर दो पैरेलल रेज हैं जो अगर रिफ्लेक्शन के बाद वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहती, तो रिफ्लेक्शन कैसा हो गया? आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो देखो एक बार फिर से मैं इस पेज पे जो प्रॉपर्टीज हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, ठीक है। दोनों प्रकार की इमेज बन सकती हैं प्लेन मिरर से। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की कि ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ रखा है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी था और इमेज इसकी ए डैश बी डैश बनी है, ठीक है। तो ये इमेज आपकी कैसी है? ये आपकी वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है, ये इरेक्ट इमेज है। अगर इस लाइन के दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक तरफ हैं तो इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। तो अगर आपका मिरर वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है और उसके आगे उसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसी बनेगी? हमेशा इरेक्ट बनेगी। और यहाँ पे हमने एक चीज और भी देखी थी कि जो हाइट थी ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, ठीक है। अगर आपका मिरर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा हुआ है, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी। तो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। तो प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज भी बन सकती है। कब बनेगी? जब आपका मिरर हॉरिजॉन्टली रखा होगा और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा होगा, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टी थी। और देखो बेटा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ना? पेज पे दिख, हाँ देखो, अगर हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो एक बच्चे ने मेरे से व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछा था ये कि मान लो अगर मैं क्या करूं भाई, मान लो अपने पास ना ये कोई मिरर है, ये कोई मिरर है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके आगे, ये इसके आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं आपका जो मिरर है, अगर उसको छोटा कर दें, या ये बोलें कि भाई मिरर को ना बीच से कट कर दिया, बीच से क्या कर दिया? इसको कट कर दिया, छोटा कर दिया इसको, तो इसकी, बेटा अपनी ये माइक म्यूट रखें, माइक सभी बच्चे म्यूट रखें। तो आपकी जो इमेज बनेगी पीछे, उस इमेज की लोकेशन पे, उसके साइज पे और उसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बात समझ आ रही है ना? पहले तो आपने बड़ा बड़ा मिरर ले रखा था, फिर मान लो आपने आधा कट कर दिया, उसको छोटा मिरर ले लिया आपने, ठीक है। तो मिरर छोटा होने से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, इस इस इमेज की लोकेशन पे, लोकेशन मतलब कहाँ पे बन रही थी? वी पे बन रही ना, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यू पे रखा है। तो क्या इसकी लोकेशन में कुछ चेंज आएगा? नहीं, इसकी लोकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा मिरर को कट करने से। तो लोकेशन चेंज नहीं होगी, लोकेशन विल रिमेन्स सेम, लोकेशन डज नॉट चेंज, ठीक है, डज नॉट चेंज। इसके साइज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? साइज पे, साइज ऑल्सो डज नॉट चेंज, साइज भी चेंज नहीं होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है इस इमेज की इंटेंसिटी पे
इमेज की इंटेंसिटी पे या इमेज की ब्राइटनेस पे, दोनों एक ही चीज हैं। तो ब्राइटनेस पे या इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? या अगर ये छोटा हो जाता है ना, अगर मिरर आपका छोटा हो जाता है तो ब्राइटनेस विल डिक्रीज, इंटेंसिटी विल डिक्रीज, ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें पूछी जा सकती हैं। ये अभी मैं प्लेन मिरर के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, प्लेन मिरर के लिए। आगे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। ये तीनों पॉइंट वहां भी सेम रहेंगे। ठीक है, मिरर चाहे आपका प्लेन हो चाहे आपका स्फेरिकल हो। और इवन मिरर के लिए नहीं, आगे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, लेंस पढ़ेंगे, लेंस के केस में भी ये तीनों पॉइंट आपके सेम रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि मिरर को या लेंस को कट करने से, उसके साइज को छोटा करने से, उसकी लोकेशन पे, इमेज की लोकेशन पे, इमेज के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ में आ गया? अभी भी बहुत से बच्चों की वीडियो ऑन नहीं है, तो भाई ये चीज बार बार ना बोलनी पड़े, अपनी वीडियो ऑन रखो। कई बच्चों की वीडियो ऑन है, उनका फेस दिखाई नहीं दे रहा, तो अपना जो कैमरा है उसको सही से एडजस्ट करके रखो। रजत, हरदीप, हरिओम। अब देखो नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई। देखो ये आपका मान लो प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, और ये कोई इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये रे इंसिडेंट होगी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस किस के बीच का एंगल है ये, इंसिडेंट रे के बीच का और नॉर्मल के बीच का। उसके बाद ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन की वजह से कितना डेविएशन हुआ, कितना डेविएशन हुआ। तो एंगल ऑफ डेविएशन बता सकता है कोई बच्चा कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन? डेविएशन का मतलब है, अगर यहाँ मिरर नहीं होता, अगर यहाँ पे कोई मिरर नहीं होता, तो ये रे आपकी, चलो बेटा पीछे से शुरू से, ये सेवंथ प्रॉपर्टी, सभी बच्चे सुनो, सेवंथ प्रॉपर्टी मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। और बेटा इसकी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है, तो इसकी रिकॉर्डिंग करके और यूट्यूब पे इसका लिंक मैं आप सेंड कर दूंगा। तो अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो वो बच्चा देख सकता है इसको फिर से। ठीक है, तो ये कोई मिरर रखा हुआ है, और ये आपकी एक लाइट रे है जो यहाँ गिरेगी इसके ऊपर। तो ये जो लाइट रे जो यहाँ पे इसके ऊपर टकराएगी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे टकराएगी उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ये जो रे थी जो यहाँ टकराई थी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है। और ये जो है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये रे है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये जो एंगल है नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे के बीच का और नॉर्मल के बीच का, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मैंने पूछा कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि देखो, अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता, अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, तो ये रे आपकी सीधी जाती, ये रे आपकी ऐसे सीधी जाती। ठीक है,
लेकिन मिरर की वजह से ये रे आपकी इधर मुड़ गई, तो कितने एंगल पे मुड़ गई, कितने एंगल पे डेविएट हो गई, कितने एंगल पे डेविएट होगी, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। पर एंगल ऑफ डेविएशन को मैं यहाँ डेल्टा से रिप्रेजेंट करूंगा, डिनोट करूंगा। तो ये है आपका डेल्टा। ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, और इस ये जो आपने एक्सटेंड की है इस डॉटेड लाइन के बीच में और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो बेटा यहाँ आप सिंपल ज्योमेट्री से बता सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर है। देखो ये तो सीधी लाइट रे है ना, सीधी रे मैंने बनाई है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया आपका, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हो गया आपका 180। अब इसमें से किसको माइनस करना है, ये आपका आई है, ये आपका आर है। ठीक है, तो ये कौन बच गया, आपका डेल्टा बच गया ना, एंगल ऑफ डेविएशन बच गया। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होता है, पाई माइनस, इसमें से क्या माइनस कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है, वो किसके बराबर होगा, पाई माइनस, इसको आई प्लस आई लिख दूं, आई और आर बराबर हैं, तो आई प्लस आई कितना हो गया, 2i। तो दिस इज ये। बेटा कौन बोल रहे हैं आप, एक बार नाम बताएं अपना। रजत, क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें, ये जो लाइट रे है ये सीधी, एंगल ऑफ डेविएशन समझ में नहीं आया, किस किस के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो इंसिडेंट, बेटा सुनो, ये जो इंसिडेंट रे है इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दिया सीधा। अब इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच में जो एंगल है, अगर हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे उस लाइन के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इसका अगर हम इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें कि अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता तो आपकी लाइट रे सीधी जाती, तो मिरर ने इस लाइट को कितने एंगल पे डेविएट कर दिया, कितने एंगल पे मोड़ दिया इसको, तो कितना मोड़ दिया इसको, पहले अगर ये सीधी जाती ना बगैर मिरर के, तो अब ये इधर जा रही है। मेरे भाई अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता, अगर यहाँ मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे आपकी ये सीधी जाती, ये सीधी जाती ना, ये सीधी जाती। अब मिरर है तो ये सीधी नहीं गई, यहाँ पे टकराने के बाद इधर चली गई, रिफ्लेक्ट होगी। तो कितना मोड़ दिया इसने मिरर को, मिरर ने कितना मोड़ दिया इसको, ये एंगल हो गया ना, पहले इधर जाती है, अब ये इधर मुड़ गई, तो ये जो एंगल है इसके बीच में और इसके बीच में, इतने एंगल पे मोड़ दिया ना मिरर ने इसको, तो मिरर ने इतने एंगल पे इसको डेविएट कर दिया, मिरर ने क्या कर दिया, इसको डेविएट कर दिया। तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल निकालना है, तो ये जो सीधी लाइन है, अब ये जो एंगल है देखो, ये आपका, ये आपकी इंसिडेंट रे आपकी सीधी ऐसे जाती, अब ये मान लो आपकी इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, ये होगी। ठीक है, अब ये जो एंगल है ना ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, ये निकालना आपको। ठीक है, तो अब ये पूरा कितना है, ये पूरा तो 180 हो गया ना, 180 हो गया ये तो, ये पूरा तो 180 हो गया। और ये एंगल देखो, ये जो एंगल है, ये आपकी है इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों में कितना एंगल है, ये एंगल आपका है आई प्लस आर, ये आई प्लस आर है, ये आई हो गया, ये आपका आर हो गया। तो ये आई प्लस आर हो गया, तो इसमें से डेल्टा क्या आ जाएगा, 180, ये पूरा 180 है ना, 180 में से ये माइनस कर देंगे आई प्लस आर, तो डेल्टा बचेगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 पाई माइनस आई प्लस आर। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, आई और आर तो बराबर हैं, तो आर की जगह भी आई रख दो, तो पाई माइनस आई प्लस आई, तो 2i हो गया ना ये, तो पाई माइनस 2i हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेवन्थ के बाद एट्थ की बात करेंगे हम। देखो अभी 10 मिनट में फिर से आपको सेम लिंक पे क्लिक करना है, फिर से आप कनेक्ट हो जाओगे। देखो भाई, ये आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर, और ये इसका है नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है यहाँ पे। ठीक है, कोई लाइट रे है जो यहाँ होगी इंसिडेंट, ये यहाँ इंसिडेंट होगी। बेटा अपने माइक म्यूट रखें सभी बच्चे, सभी बच्चे माइक म्यूट रखें। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट होके आपकी इधर जाएगी,
ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर हम क्या करें, इस मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर दें, थीटा एंगल पे क्या कर दें, रोटेट कर दें। इस मिरर को रोटेट कर दिया मैंने, कितना रोटेट कर दिया, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो पहले यहाँ पे थी ना, रिफ्लेक्टेड रे, ये कितना मुड़ जाएगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे टर्न ले लेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका मिरर है जो मैंने ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है। पहले ये सिचुएशन थी, फिर मैंने क्या कर दिया, इस मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज, थीटा एंगल पे क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितना मुड़ जाएगी। ठीक है, देखो इंसिडेंट रे अभी भी यही है, इंसिडेंट रे अभी भी यही है। तो आप क्या करोगे, देखो इस पॉइंट पे अब एक नया नॉर्मल बन जाएगा ना, नॉर्मल। भाई जब आपका मिरर ये था, ब्लू लाइन जो ये मिरर था, तो ये आपका नॉर्मल था। अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल तो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। तो अब आपका नॉर्मल कितना हो जाएगा, अब आपका नॉर्मल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया आपका, ये आपका न्यू नॉर्मल है, ठीक है। तो अब देखो इंसिडेंट रे आपकी अभी भी यही है, तो पहले आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, पहले नॉर्मल ये था ना, अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ठीक है। तो ये कितना, कितने एंगल पे मुड़ गया, ये थीटा एंगल पे मुड़ गया ना ये भी। भाई इस नॉर्मल के बीच में और इस नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा ही तो होगा। तो देखो एक प्रकार से पहले आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये वाला, ये एंगल था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था आपका पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हो गया। तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका वो किसके बराबर हो गया, आई तो ये हो गया और थीटा ये हो गया, तो आई प्लस थीटा हो गया कि नहीं हो गया। अब ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर को रोटेट करने के बाद। अच्छा, अब देखो अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिफ्लेक्टेड रे उतने ही एंगल पे जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी कहाँ पे होगी, रिफ्लेक्टेड रे कुछ आपकी मान लो ये है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस नॉर्मल से कितना एंगल होगा, ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हो गया ना आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी, ये आपका नया नॉर्मल है, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका किसके बराबर होगा, जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये भी आपका आई प्लस थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये भी आपका आई प्लस थीटा ही होगा, तो ये आई प्लस थीटा था, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका आई प्लस थीटा ही होगा। तो अब मेरे को बता सकते हो क्या, इसमें और इसमें कितना एंगल है, इसमें और इसमें कितना एंगल हो गया। बेटा इस लाइन में जो पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी, जो पहले रिफ्लेक्टेड रे थी और अब जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों में कितना एंगल होगा, थीटा होगा कि टू थीटा होगा। देखो बेटा आप इसको ऐसे देखो, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे में और रिफ्लेक्टेड रे में, जो पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी, जो पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी, इन दोनों के बीच में कितना एंगल था, पहले ये तो था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और उतना ही आपका था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले इसमें इंसिडेंट रे में और पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे में कितना एंगल था, टू आई का एंगल था, ठीक है। अब देखो, अब आपकी इंसिडेंट रे तो वही है, अब आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी ये वाली। तो इस रिफ्लेक्टेड रे में और इस इंसिडेंट रे में कितना एंगल है, आई प्लस थीटा तो ये हो गया और आई प्लस थीटा ये हो गया। अब कितना हो गया, टू टाइम्स ऑफ आई प्लस थीटा हो गया, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, देखो इसमें टू आई प्लस टू थीटा माइनस टू आई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका टू थीटा। तो आप इसको ना ऐसे याद रखो कि भाई ये आपका ना कोई मिरर है, ठीक है, और ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अगर अगर मिरर को थीटा एंगल पे घुमा देंगे, इंसिडेंट रे तो वही रहेगी, अगर मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर देंगे, तो जैसे आपने मिरर को रोटेट किया ना, मैंने मिरर को कैसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज, जैसे मिरर को आपने रोटेट किया क्लॉकवाइज, ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी क्लॉकवाइज, कितने एंगल पे, टू थीटा पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई आपकी कोई रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब ऐसे मान लो कि एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं हम, ये आपका ये इंसिडेंट रे आपकी, ये इंसिडेंट रे है और
ये जो एंगल दे रखा है, मान लो ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि मैंने मिरर को क्या कर दिया, 20 डिग्री पे रोटेट कर दिया, मिरर को मैंने 20 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो ये आ गया आपका नया मिरर, ये न्यू पोजीशन होगी ना मिरर की। कितना रोटेट कर दिया, 20 डिग्री पे। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे मुड़ जाएगी, कितना एंगल पे टर्न ले लेगी रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ये 20 डिग्री है ना, तो 40 डिग्री पे मुड़ जाएगी। मान लो पहले पहले आपकी रिफ्लेक्टेड रे मान लो ये थी, पहले ये रिफ्लेक्टेड रे थी, और अब मान लो आपकी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, अब मान लो रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये होगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, बेटा अभी मीटिंग एंड होने वाली है, आपको सेम लिंक पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टी नंबर 9, ये मान लो आपका मिरर है, ये मिरर है आपका, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मिरर आपका मान लो स्टेशनरी है, मिरर तो आपका स्टेशनरी है, रुका हुआ है, रेस्ट पे है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इमेज यहाँ बनेगी इसकी। तो ये होगी इसकी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट आपका मिरर की तरफ मूव करता है, ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी नहीं है, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, ये मान लो v स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप इसको देख रहे हो, ठीक, आप यहाँ पे खड़े हो, आप इसको देख रहे हो। तो ये ऑब्जर्वर है, ये देखने वाला है ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट आपका मिरर की तरफ जा रहा है v स्पीड से, तो ऑब्जर्वर को इमेज की स्पीड क्या दिखेगी, कितनी स्पीड से इमेज उसको अपनी तरफ आती दिखेगी, दूर जाती दिखेगी, कितनी स्पीड से दिखेगी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है v स्पीड से, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि इमेज तेरी तरफ आ रही है सेम v स्पीड से, सेम स्पीड से, ठीक है। तो जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जाएगा, उतनी स्पीड से इमेज भी इसकी तरफ आएगी, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ आएगी, ऑब्जर्वर की तरफ आएगी, ठीक है। अगर इसका दूसरा केस लें कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ जा रहा है v स्पीड से, ऑब्जेक्ट आपका दूर जा रहा है मिरर से, और ये इसकी इमेज है, ये इमेज है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को इमेज किधर जाती दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है दूर जाती दिखेगी ना। किस स्पीड से दूर जाती दिखेगी, हाँ भाई अपना माइक म्यूट रखें सभी बच्चे। देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, फिर से मैं उस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे आपका मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर की तरफ। तो इमेज आपकी मिरर की तरफ ही आती दिखेगी ऑब्जर्वर को, कितनी स्पीड से, जो स्पीड आपकी ऑब्जेक्ट की है वही स्पीड किसकी होगी, इमेज की होगी, ठीक है।
सेम स्पीड से उसकी तरफ आती दिखेगी वो। अगर मिरर, ये बेटा माइक किसका अनम्यूट है, ये अपना माइक म्यूट कर लें सभी बच्चे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम मिरर मूव करेगा तो इमेज भी दूर जाती दिखेगी सेम स्पीड से, ठीक है। इसी में अगला केस क्या कहता है देखो, अगर अब की बार आपका ऑब्जेक्ट तो है मूविंग, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका स्टेशनरी है, आपका जो मिरर है ना, जो मिरर है वो मूविंग है। अगर मिरर मूव करेगा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ मान लो इसकी इमेज बन रही है, ये आई, ये इसकी इमेज बन रही है यहाँ पे। अब आपका जो मिरर है, ये यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये मिरर आपका जो है ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है v स्पीड से। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये स्टेशनरी है, कौन मूव कर रहा है, मिरर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो इमेज ऑब्जर्वर को इमेज इसकी तरफ आती दिखेगी या दूर जाती दिखेगी। कॉमन सेंस की बात है बेटा। देखो जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, हमें पता है कि जितनी डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट की होती है मिरर से, उतनी ही पीछे इमेज बनती है। तो जैसे आपका ये तो आपका रेस्ट पे है, जैसे आपका मिरर दूर जाएगा, ये डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी ना, ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इमेज भी आपकी दूर जाती जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहेंगी। तो अगर आपका मिरर इधर मूव करेगा तो इमेज आपकी इधर मूव करेगी, डायरेक्शन पता लग गई। अगर इमेज आपकी इधर मूव करेगी तो किस स्पीड से मूव करेगी, अगर इसकी मिरर की स्पीड अगर v है तो इमेज की स्पीड होगी 2v, ये डबल स्पीड से मूव करती दिखेगी। इसका उल्टा, अगर अगर आपको ये आपका मिरर है और आपका जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये अगर v स्पीड से मूव कर रहा है तो इमेज किधर मूव करेगी, इमेज भी ऑब्जर्वर की तरफ ही मूव करेगी, ठीक है। कितनी स्पीड से मूव करेगी, 2v स्पीड से मूव करेगी। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, मिरर आपका स्टेशनरी है, तो जो स्पीड ऑब्जेक्ट की है वही स्पीड किसकी होगी, इमेज की होगी, ठीक है। ये जो दो पॉइंट थे, यहाँ पे क्या था, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो स्टेशनरी है, लेकिन आपका मिरर जो है वो मूविंग है। अगर मिरर मूव करेगा, यहाँ पे देखो पहला केस मैंने लिया है कि आपका जो मिरर है ये ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, मिरर इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो इमेज किधर मूव करती दिखेगी आपको, इमेज आपको मिरर से या ऑब्जर्वर से दूर जाती दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है उतनी ही पीछे इमेज बनती है, उतनी ही डिस्टेंस होती है इमेज की मिरर से, ठीक है। तो भाई अगर मिरर आपका दूर जा रहा है तो ये डिस्टेंस तो बढ़ रही है ना, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस तो बढ़ रही है, तो मिरर और इमेज की डिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो ये भी दूर जाएगा, इमेज भी दूर जाती दिखेगी। तो ये आगे डायरेक्शन इसकी। अब कितनी स्पीड से जाती दिखेगी, जो स्पीड मिरर की है उससे डबल स्पीड से दूर जाती दिखेगी। यहाँ पे मैंने अगला केस लिया है कि मिरर इज अप्रोचिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कम हो रही है ना, तो ये डिस्टेंस भी कम होगी, मतलब ये उसकी तरफ आएगी, ये भी इमेज भी क्या करेगी, मिरर को अप्रोच करेगी, ऑब्जर्वर की तरफ आएगी, ठीक है। अब वही अगर मिरर की स्पीड v है तो इमेज की स्पीड क्या होगी, 2v होगी, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं चारों पॉइंट। देखो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मान लो आपके पास ना दो मिरर हैं, आपके पास दो मिरर हैं, एक मिरर ये रखा हुआ है और एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, ये दोनों मिरर एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पे रखे हुए हैं, ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। हाँ भाई, यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करूंगा, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग में जो बच्चा मांगेगा ना मेरे से कि सर मेरे बीच में छूट गया था, मेरे साथ प्रॉब्लम थी, अगर उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर आप जानबूझ के क्लास नहीं लगाते मेरे से वीडियो मांगते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको वीडियो नहीं मिलेगी। अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है आप, हाँ उसी बच्चे को मिलेगी, तो आपको मिल जाएगी बेटा। देखो ये दो मिरर हैं, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। इनके बीच में ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
तो आपसे पूछा जाएगा बताओ इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, कितनी इमेज बनेगी। अगर एक मिरर होता तो कितनी इमेज बनती, एक ही इमेज बनती इसके नीचे, ठीक है। अगर ये मिरर नहीं होता, सिर्फ ये मिरर होता तो इसकी यहाँ पीछे इमेज बन जाती यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब दो मिरर हैं तो दो मिरर में क्या हो जाएगा, जैसे भाई इस वाले मिरर से इसकी जो इमेज बनेगी ना, ये इमेज बनेगी इसकी, मान लो यहाँ पे ये पहले मिरर से इमेज है, ठीक है। अब क्या होगा, इस यहाँ पे इसमें क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की ये मिरर भी, इस मिरर से भी इमेज बनेगी, तो इस मिरर से इमेज बनेगी, मान लो यहाँ पे ये पहली इमेज होगी सेकंड मिरर से, ठीक है। लेकिन अब ये जो इमेज है ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस मिरर के लिए, तो ये मिरर क्या करेगा, फिर से इस इमेज की एक और इमेज बना देगा। तो ये इमेज कहाँ बना देगा, ये भी कहीं पीछे इमेज बनेगी इसकी, मान लो इसकी इमेज इसने यहाँ पे बना दी, ठीक है। ऐसे ही इसकी इमेज जो है, जो इसने बनाई थी सेकंड मिरर ने, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनाई थी, ये भी इसके लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसकी इमेज भी कुछ यहाँ पे पीछे बनेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे मतलब लार्ज नंबर ऑफ इमेज बनेगी, मतलब मोर देन वन इमेज बनेगी यहाँ पे। तो पूछा जाता है कि भाई दो मिरर आपके पास हैं, दोनों के बीच में एंगल गिवन मिलेगा आपको कि दो मिरर हैं, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का है। तो बताओ कितनी इमेज बनेंगी जो ऑब्जेक्ट रखा है इनके बीच में, बीच का मतलब है कहीं भी रखा है इनके, इन बिटवीन बोथ मिरर्स, तो कितनी इमेज बनेगी यहाँ पूछा जाता है। तो बहुत आसान सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ इमेजेस, तो भाई आपको क्या करना है, देखो ये जो थीटा गिवन है ना, इस थीटा को क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 360 को डिवाइड कर दो थीटा से, 360 डिग्री को डिवाइड कर दो थीटा से। अब डिवाइड करने के बाद आपको ये देखना है, अगर ये नंबर जो आएगा, ये जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद, अगर ये नंबर आपका इवन है, अगर ये कोई इवन नंबर आता है तो कितनी इमेज बनेंगी। अब ये मान लो डिवाइड करने के बाद है ना, कोई नंबर आ गया, एन आ गया, इसको डिवाइड किया मैंने, ये नंबर आ गया एन, और अगर एन आपका क्या है, इवन है, एन आपका क्या है, इवन है, तो कितनी इमेज बनेंगी, जो नंबर ऑफ इमेज होंगी वो आपकी होंगी n-1 नंबर ऑफ इमेजेस। मेरी बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल देखो भाई, मान लो कि ये आपको ना, भाई देखो दो मिरर हैं, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, दो मिरर के बीच थीटा एंगल है, इनके बीच में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो बताना है आपको कि कितनी इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, ये दोनों मिरर दोनों मिला के कितनी इमेज बनाएंगी इस ऑब्जेक्ट की। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इस एंगल को, जो दोनों मिरर के बीच में एंगल है, इस इससे डिवाइड कर दो 360 को, तो 360 अपॉन एंगल जो थीटा है वो। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आप मान लो आपका ये n आ गया, डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, n नंबर आ गया। अगर n आपका इवन है, अगर n आपका इवन है तो कितनी इमेज बनेगी, n-1 इमेज बनेगी। अगर देखो यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं हम एक, कि मान लो थीटा यहाँ पे कितना था, 30 डिग्री था, मान लो थीटा कितना था, 30 डिग्री था, तो कितना आ गया, यहाँ पे कैंसिल करेंगे इसको, 12 आ गया ना, एन कितना आ गया आपका, जो एन है वो 12 आ गया यहाँ पे, तो 12 आपका क्या है, इवन है, 12 तो आपका क्या है, इवन है, तो कितनी इमेज बनेगी, n-1, 11 इमेज बनेगी, 12-1 11 इमेज बनेगी। सेकंड देखो, ये तो पहला केस हो गया आपका। अगर ऐसा होता है कि आप 360 को डिवाइड करते हो थीटा से, और जो n नंबर आपका आता है, अगर वो आपका ओड नंबर आ गया, अगर वो क्या आ गया, ओड नंबर आ गया, तो यहाँ पे इमेज आपकी n भी बन सकती हैं और इमेज आपकी n-1 भी बन सकती हैं। तो n-1 कब बनेंगी, अगर अगर आपका ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर जो ये है, मतलब इसके बीच में रखा हुआ है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पोजीशन। सिमेट्रिक का मतलब है कि जितना दोनों के बिल्कुल बीच में है, जितना इससे दूर है ना उतना इससे दूर है। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकली रखा हुआ है, सिमेट्रिकली, या आप ये मान लो कि दोनों के बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, तो आपकी इमेज बनेगी n-1। अगर ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ, अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, एसिमेट्रिकली रखा हुआ है,
तो आपकी इमेज बनेगी एन। अगर आपका एसिमेट्रिकली रखा हुआ है तो आपकी कितनी इमेज बनेगी, आपकी एन इमेज बनेगी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लो कि दोनों के बीच में एंगल मान लेता हूँ मैं कितना है, 72 डिग्री है। थीटा यहाँ पे मान लो कितना है, 72 डिग्री है। 72 डिग्री है तो थीटा से 360 को डिवाइड कर देंगे थीटा से। तो इसको 72 से डिवाइड करोगे ना तो आपका जो एन है वो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो एन है वो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 मेरा क्या आ गया, ओड नंबर आ गया ना, 5 मेरा ओड आ गया। तो अब मैं बताऊंगा कितनी इमेज बनेंगी। तो इमेज आपकी एन भी बन सकती है, n-1 भी बन सकती है। देखो एक मिरर आपका मान लो ये है, दूसरा मिरर आपका इससे 72 डिग्री पे ये है, ये 72 डिग्री पे है। ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ बीच में रखा है, बीच का मतलब 36 तो ये है और 36 एंगल ये है। अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट आपका कैसे रखा हुआ है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है। तो इस वाले केस में इमेज कितनी बनेगी, n-1 बनेगी। तो n आपका कितना है, 5 है। तो इमेज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेज आपकी हो जाएंगी 5 - 1 4 के बराबर, 4 इमेज बनेगी। ठीक है। अगर इसी के अंदर अगर ऐसा होता कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा है मान लो या इधर रखा है, सिमेट्रिकली नहीं रखा है, तो कितनी इमेज बनती, आपकी 5 इमेज बनती। बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया। तो तो दो मिरर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कितनी इमेज बनेंगी वो आपको आना चाहिए। ठीक है। तो इसमें बस इतने ही पॉइंट हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। तो आज मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का असाइनमेंट आपके पास सेंड करूंगा बेटा, और आपको वो सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। ठीक है। और कोई डाउट आता है तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके। और जिस बच्चे को भाई, कुछ बच्चे जानबूझ के क्लास को ज्वाइन नहीं करते, वो लेट हो जाते हैं या बीच में चले जाते हैं, तो उन बच्चों की मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जिस बच्चे की जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई वो किसी रीजन से या नेटवर्क की वजह से वो क्लास में जुड़ नहीं पाया, उन बच्चों को रिकॉर्डिंग का लिंक अवेलेबल करवा देंगे और यूट्यूब के थ्रू वो बच्चा बाद में भी देख सकता है। ठीक है। ओके। आज इतना ही करेंगे बेटा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।